हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है इसके अंडर में बेसिकली 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर आपका है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक साथ है। हम लेक्चर में क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे, कूलम्स लॉ अलग और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग। उसके बाद आता है आपका गॉस थ्योरम, फिर थर्ड चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्थ चैप्टर आपका आता है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम अच्छे से समझें तो इसका ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से यहाँ मतलब है चार्जेस और स्टैटिक से मतलब है एट रेस्ट। तो इस यूनिट के नाम से एक बात तो समझ में आती है कि इस पूरे यूनिट में हम लोग ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट पे रखे होते हैं, क्योंकि मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेटेड चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर दैट विल बी टोटली बेस्ड अपॉन द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। इसमें पहला हमारा थ्योरम, पहला चैप्टर है इस पूरे यूनिट का कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट आर चार्जेस। देखिए एंशियंट टाइम्स में जब से इंसान दुनिया में आया, हर तरह की डिस्कवरीज होने लगी, और जिसकी सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस वक्त जितने भी सब्सटेंसेस अवेलेबल थे उसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ नए सब्सटेंसेस, कुछ नई चीज़ें डेवलप की गई सब्सटेंसेस को मिला के, नेचुरल सब्सटेंसेस को ही। तो उसमें से कुछ चीज़ें थी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के आप एग्जांपल समझ सकते हो कि जब 2 बॉडी को रब किया जाता है तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि चार्ज कोई भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर दे। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द अपोजिट पोलैरिटी एंड रिपेल्स द सेम पोलैरिटी। तो चार्जेस बेसिकली 2 तरह से आइडेंटिफाई किए गए, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट इज़ योर 9.31 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, MP मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। फ्रॉम बोथ ऑफ देम यू कैन easily check that the mass of proton is almost 10,000 times। 10,000 का फ़र्क है दोनों में। देखिए 27 पावर है, ये 37 है। तो यू कैन से दैट कि प्रोटॉन इज 10,000 ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि कोई भी बॉडी चार्ज होती ही क्यों है या चार्ज पार्टिकल बनते ही क्यों हैं। तो रीज़न फॉर बॉडी गेटिंग चार्ज, तो देयर आर बेसिकली 2 रीजन्स। तो चार्जिंग अ बॉडी में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भाई फ्रिक्शनल फोर्स तभी दिखता है जब 2 बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट में लाया जाए, जैसे अपने हाथ को हम रब कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब सिल्क को वूल से रब किया गया, सिल्क और वूल को जब रब किया गया आपस में, सिल्क रब्ड विद वूल, तो सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और वूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। तो द बॉडी विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि लूजर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड गेनर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। तो जिसने चार्जेस को लूज किया वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसने चार्जेस को गेन किया वो नेगेटिव चार्ज होगा।
अब कितना चार्ज होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही नंबर में चार्ज होगा. सपोज दैट इट इज लूजिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल एक्वायर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज. इट सपोज इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल एक्वायर +2 चार्ज. और अगर गेनर की बात करें तो गेनर में क्या होगा, जितना गेन किया उतना चार्ज. मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 चार्ज, मतलब -e, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2e, 3 किया तो 3e, 4 किया तो 4e. ठीक. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र कर देती है और ऐसी बॉडी के पास जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ये यहाँ पे क्या होता है कि किस तरह की चार्जिंग है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. नेक्स्ट आता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन. मतलब इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता. ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज रॉड है आपके पास और इसको एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाया गया. न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है. चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल. दैट इज व्हाई दिस बॉडी इज कॉल्ड एज योर न्यूट्रल बॉडी. जहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो जाए तो दैट बॉडी विल बी कॉल्ड एज योर न्यूट्रल बॉडी. As in case of electron, as in case of atom, you can see that number of electrons are number of equal to number of protons. That is why atom is called as your neutral, electrically neutral है atom. तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसके वजह से रिपल्जन की वजह से दूर चले जाएंगे. भाई ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है. और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इसके करीब आ जाएंगे. तो एक तरह से इस बॉडी को हमने एक नेट चार्ज दे दिया. अगर इसका उल्टा करें कि एक नेगेटिव रॉड लेके आए इसके करीब में, एक नेगेटिव रॉड लेके आए तो नेगेटिव वाले इससे दूर चले जाएंगे और पॉजिटिव वाले इसके करीब आ जाएंगे. अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव वाले दूर चले जाएंगे रिपल्जन की वजह से. तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि चार्ज क्या है, कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ. तो ये चीज़ें आप लोग फिलहाल नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो ये था चार्जेस के बारे में. अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक रिपल्स, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज एडिटिव. इनको सिंपली टोटल चार्ज निकालने के लिए ऐड कर सकते हो. जैसे -5 कूलम है, +8 कूलम है, -3 कूलम है, -16 कूलम है, +32 कूलम है. तो नेट चार्ज कैसे होगा? नेट चार्ज होगा आपका, इन सबको जोड़ दीजिए, -5 +8 -3 -16 +32. 32 -16 16 बचा और ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है. मतलब ओवरऑल आपका 16 कूलम ऑफ चार्ज बचा. नेक्स्ट आता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटाइजेशन का एक जनरल मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी चीज़ जो कि फ्रैक्शन में ना एग्जिस्ट कर रही हो, दैट इज कॉल्ड एज योर क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, फुट स्टेप्स होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे आने के लिए, दे कांट बी इन फ्रैक्शन. आप या तो भाई कंप्लीटली एक सीढ़ी चढ़ सकते हो, 2 चढ़ सकते हो, 3 चढ़ सकते हो, लेकिन वो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती कि 1.5 सीढ़ी चढ़ा, 1.5 या 3/2 या 5/2, है ना. तो ऐसा नहीं हो सकता. चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब कि चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. मतलब कि जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हो सकती है, +-1 +-2 या कह सकते हो आप, एंड सो ऑन. तो अगर हम +-1 रखेंगे तो +-e आएगा या +- आपका 2e आएगा या तो +-3e आएगा एंड सो ऑन. तो हेयर यू कैन सी कि चार्ज जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इस n की वैल्यू को इंटीजर में फिक्स करने की वजह से चार्ज क्या हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल में हो रहा है, या e होगा या ट्वाइस ऑफ e या थ्राइस ऑफ e एंड सो ऑन. तो यहाँ से ये समझ में आया कि चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन.
in the integral multiple of charge on electron या in the integral multiple of E, and this phenomena is called as your quantization of charge. Next आता है charge is conserved. Charge is conserved for an isolated system. For an isolated सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई बाहरी दखल ना हो, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेयर. जैसे मान लो कि ये 2 कूलम का चार्ज है और ये 4 कूलम का चार्ज है. इसने 1 कूलम इसको मान लो दे दिया, तो ये कितना बचा, ये 3 हो गया कूलम और ये 3 कूलम हो गया. लेकिन यहाँ पे भी देखिए 6 कूलम टोटल चार्ज है, यहाँ पे भी देखिए 6 कूलम टोटल चार्ज है. तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है, मतलब कि बाहरी दखल नहीं है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, द नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है. एक और प्रॉपर्टी आती है, चार्ज इज़ इनवेरिएंट. चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब स्पीड के साथ वेरी नहीं करता. जितना स्टैटिक सिचुएशन में आप मेजर करेंगे उतना ही आपको डायनामिक या उतना ही आपको मूविंग कंडीशन में मिलेगा. तो क्यू स्टैटिक इज इक्वल टू क्यू डायनामिक. ठीक है, इतना आप लोग फिलहाल नोट करें. हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में. कूलम्स लॉ बहुत ज़्यादा सिमिलर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जिसको न्यूटन ने दिया था. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अगर हम लोग समझें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बताया गया है कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास है, मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और दोनों एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. ये बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 masses इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट द फोर्स बिटवीन 2 charges may be attractive or may be repulsive. If the polarity of the charges is same, then the force will be repulsive, and if the polarity of the charges is different, then the force will be attractive. ठीक है. तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि F is directly proportional to m1 m2 upon r square. This was your law of gravitation. Your force was directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between the masses. तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो एक कांस्टेंट आया, दैट वाज योर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. हाँ, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया गया कि 2 ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant, and the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square या kg की पावर -2. अब हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की. मान लेते हैं देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस. जिस तरह से एक बात गौर करने वाली है कि जिस तरह से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, in the same way we will assume that the whole charge of the point charge या the whole charge of a body is concentrated at the center of the body. और इसी वजह से हम लोग डिस्टेंस हमेशा चार्जेस के सेंटर से लेते हैं. तो इनके बीच से डिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ है r, और इसकी पोलैरिटी क्या है q1, और इसकी पोलैरिटी क्या, इसका वैल्यू क्या है q1 कूलम, इसका क्या है q2 कूलम. तो अभी पोलैरिटी नहीं पता भाई, अगर सेम पोलैरिटी होंगे तो रिपल करेंगे और डिफरेंट पोलैरिटीज़ होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे. तो कूलम्स ने ये कहा कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. मैग्नीट्यूड यहाँ पे उनकी जो पोलैरिटी है वो सिर्फ ये बताएगी कि अट्रैक्टिव है फोर्स या रिपल्सिव है, लेकिन देयर विल बी अ फोर्स. तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी फोर्स उतना ही कम होता जाएगा, और डिस्टेंस जितनी कम होता जाएगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होता जाएगा. याद रखिएगा,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के ई योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और के ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्साइलम। एप्साइलम हमारे पास 3 तरह का होता है। ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, अभी बताते हैं क्या होता है ये परमिटिविटी, और ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए, अभी तक तो हमें ये समझ में आ रहा था कि मान लो 2 चार्जेस हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स डजंट मैटर कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्जिव है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। एक तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इनके बीच का फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्जिव हो, डिस्टेंस बढ़ाने पे वो घटेगा और डिस्टेंस घटाने पे वो फोर्स बढ़ेगा, और मैग्नीट्यूड बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड घटाने पे फोर्स घटेगा। लेकिन एक तीसरी चीज़ है जो कि जिस पे ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। आप सपोज करिए अभी 2 चार्जेस हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से। अब एक बात बताइए, अभी इनके बीच का मीडियम क्या है? एयर है। अब अगर इसको हम वाटर के अंदर इंसर्ट कर दें तो इनके बीच का मीडियम क्या हो गया? वाटर। तो आपको नहीं लगता कि इनके बीच में जो फील्ड लाइंस होंगी या जो भी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नेचुरल तरीका होगा वो कैसे कुछ ना कुछ असर तो होगा ही। तो एक तीसरी चीज़ है जिसपे इन दोनों के बीच के जो 2 चार्जेस के बीच का फोर्स है जो डिपेंड करता है, दैट थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज योर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दैट मीन्स कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो उन्हीं का ये जिक्र है यहाँ पे। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? एप्साइलम बराबर होता है एप्साइलम नॉट एप्साइलम आर। तो देयरफॉर आपका जो के होगा, देयरफॉर के ई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विल बी 1/4 पाई, और एप्साइलम की जगह क्या रख सकते हैं? एप्साइलम नॉट एप्साइलम आर। तो इसको जब हम फोर्स में रखेंगे तो क्या आएगा? ये 1/4 पाई एप्साइलम नॉट एप्साइलम आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम कहें फॉर एयर, अगर एयर की बात करेंगे तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा? 1। तो आपका F को क्या कह देंगे? F0, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम कहें फॉर एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो एप्सिलॉन आर हमारा क्या हो जाएगा? K के बारे में, तो K हो जाएगा, ये हो जाएगा F, छोटा सा K लगा दो, FM लगा दो, M से पता चल जाएगा कोई मीडियम है अदर देन एयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यहाँ पे K लगा होगा, 1/K बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज़ योर F0, यू कैन सी दैट। तो Fm इज इक्वल टू F0 अपॉन K, या कह सकते हो K इज इक्वल टू F0 अपॉन Fm। तो K इज वॉट? K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो dielectric constant of the medium can also be defined as the ratio of the force between the charges in air divided by in that medium whose dielectric constant is K। I hope कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। लेट अस सपोज दैट देयर इज वन चार्ज Q1 एंड हेयर द पोलैरिटी इज मेंशन क्लियरली, इट इज Q1, और ये मान लो कोई हमारा दूसरा चार्ज है Q2 प्लस Q2।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए r1 है। थोड़ा सा v वेक्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मान लेते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2। याद रखिएगा इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, और इस पे एक फोर्स लगेगा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब अगर हम बात करें r12 की तो ये क्या होगा, r12 वेक्टर ये माइनस ऑफ r21 होगा, क्योंकि आपका जो r12 होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r1, और अगर हम r21 की बात करें तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r2। अगर इसी में हम नेगेटिव बाहर ले लें तो r21 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r1। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द r12, तो r21 इज इक्वल टू माइनस r12। अगर ये सिंपल वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है तो दिस विल ऑल्सो बी दिस विल डेफिनेटली ऑल्सो बी this will be also applicable to the unit vectors if we consider r as a unit vector, तो r21 unit vector is equal to minus r12 unit vector, माइनस r12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा वेक्टर था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे F12 की, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इट विल बी योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एंड अगर आपने ज़रा सा भी वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डायरेक्शन देखिए, सेकंड से आ रहा फर्स्ट की तरफ तो इट विल बी r21, और अगर फर्स्ट से आ रहा हो सेकंड की तरफ तो r12। और अगर हम बात करें फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r12। दैट्स वेरी स्ट्रेंज कि r12 में 21 लग रहा है और 21 में 12 लग रहा है। क्यों लग रहा है? अगर हम r12 की बात करें तो फोर्स आ किधर से रहा है, सेकंड की डायरेक्शन से, सेकंड से आ रहा है फर्स्ट की तरफ, ठीक। और इस पे देखें तो फर्स्ट से आ रहा है सेकंड की तरफ, तो ये इसलिए लगाया है। और आपको पता है, मैंने यहाँ बता दिया है कि r12 यूनिट, दोनों ही वैसे नेगेटिव होते हैं, r21 का यूनिट वेक्टर इज जस्ट नेगेटिव ऑफ r12 का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर देखें तो r12 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस r21, दोनों वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो r12 की जगह यहाँ रखेंगे तो F21 आपका कितना आएगा भाई, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और r12 की जगह माइनस r21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे r21, माइनस में लिखना है तो माइनस यहाँ लगा दो। और ये है क्या भाई, ये F12 ही तो है, तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, या कहो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। और दिस ऑल्सो प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन। जिस फोर्स से इसने इसको इधर ढकेला उसी सेम फोर्स से इसने इसको इधर ढकेला, बस फ़र्क क्या था दोनों फोर्सेस में, F12 और F21 में डायरेक्शन का फ़र्क था। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर कूलम्स लॉ। नाउ इन द forthcoming section, in the upcoming lectures we will be learning the electric field. Okay, thank you.